हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? तब स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीटेक में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज प्रिंसिपल ऑफ सॉइल साइंस, जिसको हम फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस भी बोलते हैं, उसका लेक्चर 8 है, जिसमें हम देखेंगे कि एजेंडे के द्वारा आज हम देखने वाले हैं स्टोक्स लॉ क्या होता है, स्टोक्स लॉ की लिमिटेशंस क्या होती हैं, एंड एक सिंप्लीफाइड की देखेंगे 12th सॉइल ऑर्डर्स के लिए। मतलब कि जो सॉइल 12 सॉइल ऑर्डर होते हैं, उनको हम सिंप्लीफाइड करके कैसे पढ़ सकते हैं, उसका एक सिंप्लीफिकेशन वर्जन है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्टोक्स लॉ बेसिकली होता क्या है। तो जो स्टोक्स लॉ होता है, वो एक साइंटिस्ट स्टोक्स ने दिया था 1851 में, जो कि सबसे पहले दिया गया था ताकि वो एक रिलेशन बता पाए किनके बीच में, रेडियस मतलब पार्टिकल के रेडियस के और उनके लिक्विड में फॉल होने के रेट से। मतलब कि जो पार्टिकल का रेडियस होता है और उनका जो रेट ऑफ फॉल होता है किसी भी लिक्विड में, रेट ऑफ फॉल मतलब गिरने का समय, किस रेट से गिर रहा है वो लिक्विड में, उनके बीच में डिफरेंस निकालने के लिए हम स्टोक्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें तो जो वेलोसिटी होती है किसी भी पार्टिकल की फॉल मतलब गिरने की जो वेलोसिटी होती है, वो उसके रेडियस के स्क्वायर के जो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिर्फ रेडियस ऑफ स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल होता है, उसके सरफेस के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। तो जो रिलेशन होता है उसके डायमीटर के और उसकी सेटलिंग वेलोसिटी की, वो हमारा स्टोक्स लॉ बताता है। मतलब कि जो उसका डायमीटर है किसका, पार्टिकल का, और उसकी जो वेलोसिटी है सेटलिंग की, मतलब सेटल होने की जो वेलोसिटी है, ये हमें स्टोक्स लॉ में पता चलता है। अगर हम देखें तो ये हमारा फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू 2 GR² DS माइनस DW अपॉन 9N। अगर हम देखते हैं कि ये बेसिकली ये जो टर्म्स यूज हुई हैं जैसे कि GR, DS, DW, NB, ये बेसिकली डिराइव क्या कर रही है, मतलब कि हो क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमने फॉर्मूला ले लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेसिकली ये है क्या। तो V हमारा सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, जो कि सेंटीमीटर पर सेकंड के यूनिट से मेजर की जा रही है। देन R, तो R हमारा रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल है, मतलब कि जो हमारा पार्टिकल था उसका जो रेडियस होगा उसको हम R से डिनोट करेंगे और उसको हम सेंटीमीटर में यूज करेंगे। G हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि सेंटीमीटर पर स्क्वायर के पर सेकंड स्क्वायर के उसमें रहेगी। एंड यहाँ पे 9.81 होगा, गलती से 981 हो गया। फिर आता हमारा ds। तो ds हमारा डिराइव कर रहा है कि डेंसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स क्या होगा, जो कि 2.65 यूनिवर्सल होता है। देन हमारा आता है n। तो n हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसका, वाटर का, जो कि 0.0015 होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये था हमारा। एंड देन हम देखते हैं अब कि अजम्पशंस क्या होते हैं, जिसको हम लिमिटेशंस बोलते हैं स्टोक्स लॉ की। तो पहला है कि पार्टिकल्स जो होंगे वो बहुत ही स्फेरिकल होंगे और स्मूथ होंगे। मतलब कि जो पार्टिकल्स फॉल होंगे वो लार्जर साइज में होंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल से। मतलब कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल रहेंगे उनसे बड़े रहेंगे, जब पार्टिकल्स का साइज उनसे बड़ा रहेगा जब वो फॉल हो रहे होंगे, और वहाँ पे कोई भी ब्राउनियन मूवमेंट नहीं होगी। अब ब्राउनियन मूवमेंट के लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है आगे, तो अभी मैं यहाँ से ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं समझाऊंगा, बट आपको हिंट दे दूँ तो ब्राउनियन मूवमेंट एक तरह का इफेक्ट है जो कि ब्राउनियन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो सेकेंड में आता है हमारा, जो फॉल होगा पार्टिकल का वो क्लोजनेस अफेक्ट नहीं करेगा वेसल के अंदर। मतलब कि जब पार्टिकल फॉल होंगे तो वो आपस में क्लोज नहीं होंगे और ना ही आपस में चिपकाव होगा उनका, ऐसा अजम्पशन है स्टोक्स लॉ की। थर्ड, जो डेंसिटी, टेम्परेचर और विस्कोसिटी होगी और जो इनका मीडियम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि वो वेरी, जो डेंसिटी, टेम्परेचर, विस्कोसिटी होगी ये वेरी नहीं करेगी, ऊपर नीचे नहीं होगी, बस अपने मीडियम में कांस्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट है
सस्पेंशन मस्ट बी मोशनलेस, मतलब कि जो उसका सस्पेंशन रहेगा, सस्पेंशन मतलब कि जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स घुलेंगे, उसको मिला के सस्पेंशन बनता है। तो जो सस्पेंशन होगा, वो मोशनलेस होगा, मतलब कि उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, कोई भी मोशन नहीं होगा। सो ये था कुछ हमारे असम्पशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सिंप्लीफाइड की तरफ। सो ये हमारे 12 ऑर्डर्स के सिंप्लीफाइड की हैं। तो फटाफट से देखते हैं कि क्या होता है। सो पहला है हमारा सॉइल विथ पर पैरामोस्ट विद इन 2 मीटर ऑफ द सॉइल सरफेस, मतलब कि जो सॉइल परमाफ्रॉस्ट लेयर पे होगी 2 m सॉइल की सरफेस पे, उसको हम गैलीसॉल्स बोलेंगे। देन उसके नीचे आएगा हमारा ऑर्गेनिक सॉइल, जो कि लेस देन, मतलब कि ग्रेटर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर कंटेन कर रहा होगा, उसको हम बोलेंगे हिस्टोसॉल्स। एंड देन हमारा आता है एसिड फॉरेस्ट सॉइल्स, जो कि सब सरफेस एक्यूमुलेशन में हमारा मेटल ह्यूमस कॉम्प्लेक्सेस को कंटेन कर रहा होगा, उसको हम बोलेंगे स्पोडोसॉइल्स। देन हमारा आता है कि सॉइल फॉर्म्ड इन वॉल्केनिक ऐश, मतलब कि ऐसी सॉइल जो वॉल्केनिक ऐश में कंटेन हुई है, उसको हम बोलेंगे एंडी सॉइल। देन हमारा आता है इंटेंसिवली वेदर्ड सॉइल्स, मतलब कि अलग अलग वेदर में फॉर्म हुई सॉइल, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में बनी हुई है, उसको हम बोलेंगे ऑक्सी सॉइल्स। देन हमारा आता है क्लेई सॉइल विथ हाई श्रिंक और स्वेल कैपेसिटी, मतलब कि ऐसी क्लेई सॉइल जो कि हाई श्रिंक और स्वेल कैपेसिटी कंटेन कर रही है, उसको हम बोलेंगे वर्टिसॉल्स। नेक्स्ट, सॉइल्स जो कि एरिड एनवायरनमेंट में फॉर्म हुई है और उसका जो सब सरफेस हॉरिजन है वो भी डेवलपमेंट में है, तो उसको हम बोलेंगे एरिड सॉइल्स। फिर है स्ट्रॉन्गली लीच्ड सॉइल्स विथ सरफेस क्ले एक्यूमुलेशन एंड लेस देन 35% बेस सैचुरेशन, मतलब कि ऐसी सॉइल जो कि स्ट्रॉन्गली लीच्ड है और जो उनका क्ले एक्यूमुलेशन है वो मोर देन 35% है उनके बेस सैचुरेशन से, तो उसको हम बोलेंगे यूटी सॉल्स। फिर आता है हमारा ग्रास लैंड सॉल्स सॉइल्स, जो कि हाई बेस सैचुरेशन रखती है, उसको हम बोलेंगे मॉली सॉल्स। फिर आता है हमारा मॉडरेटली लीच्ड सॉइल्स, सॉरी, वो सरफेस एक्यूमुलेशन को मोर देन, सॉरी, लेस देन या इक्वल टू लेस देन कंटेन करती 35% बेस एक्यूमुलेशन का, सैचुरेशन का, उसको हम बोलेंगे एल्फी सॉल्स। देन हमारा आता है ऐसी सॉइल जो वीकली डेवलप्ड होती है अपने सब सरफेस हॉरिजन्स में, उनको हम बोलते हैं इंसेप्टी सॉल्स। देन लास्ट हमारा आता है एंटी सॉल्स। सो मैंने ये सिंप्लीफाइड की इनके 12 और 12 ऑर्डर की सिंप्लीफाइड की इसलिए बनाई है ताकि आपको ये जो 12 ऑर्डर हैं वो इजीली याद हो पाएँ उनके की फैक्टर्स के द्वारा, क्योंकि आप अगर इनको पढ़ने जाएँगे तो कई टीचर्स बताते हैं कि उनके बारे में पूरा इन डेप्थ पढ़िए। तो अगर हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स निकालने के बस पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, तो ये बस इनफ होता है उनको जानने के लिए, और बेसिकली हमारे पास सिर्फ 12th ऑर्डर ही लिखने को आता है, इतना सब कुछ लिखने में नहीं आ रहा है। और आ रहा है तो हम, अगर हमारे पास की फैक्टर्स हैं उनके, तो हम उनके बारे में 2-4 लाइन आराम से लिख सकते हैं। सो यही था 12th ऑर्डर, एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपको स्टोक्स लॉ और उसके असम्पशन एंड देन हमारा लास्ट हमारा सिंप्लीफाइड की टू द 12th ऑर्डर समझ में आया होगा। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली कमेंट करिए, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।